नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। आज 27 तारीख है और आज ही के दिन भारत ने यूरोप के 27 देशों के साथ ये एग्रीमेंट किया है। आज आपको बताएंगे कि समझौते को मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स क्यों कहा जा रहा है और इस डील का आप सबकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। इसके बाद आपको हिमाचल प्रदेश के मनाली शहर से आई वो तस्वीरें दिखाएंगे जिनमें दूर दूर तक गाड़ियों का जैम लगा हुआ है और हजारों लोग जैम में फंसे हुए हैं। 24 और 25 जनवरी को वीकेंड के मौके पर मनाली में किलोमीटरों लंबा जैम लग गया और कई जगहों पर लोग इस जैम में 24 घंटों तक फंसे रहे। अगर आप भी सोशल मीडिया पर बर्फबारी की सुंदर सुंदर रील्स देखकर पहाड़ों पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। और आज हम मशहूर अभिनेत्री रानी मुखर्जी को डिकोड करेंगे। आज रानी मुखर्जी हमारे स्टूडियो में आई थी और हमने उनसे उनके जीवन के बारे में, उनके करियर के बारे में, उनके परिवार के बारे में एक लंबी बातचीत की और आज हम उसी बातचीत के कुछ अंश आपको दिखाने वाले हैं और ये इंटरव्यू आप देख पाएंगे आज रात लगभग 9:30 बजे। लेकिन आपको नजर आएंगी ये तस्वीर भारत और ईयू के मजबूत रिश्तों को दिखा रही है और इससे साफ पता चलता है कि भारत को अब यूरोप के रूप में एक मजबूत व्यापारिक दोस्त मिल गया है। वहीं यूरोपियन यूनियन को भारत जैसा दुनिया का सबसे बड़ा बाजार मिल गया है और आज भारत और यूरोप की इस दोस्ती का श्रेय भी असल में राष्ट्रपति ट्रंप को ही जाना चाहिए, क्योंकि भारत और यूरोप के देश राष्ट्रपति ट्रंप के व्यवहार से परेशान होकर एक साथ आए हैं। कहते हैं 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं, लेकिन आज 1 और 1 मिलकर 28 हो गए। आज सुखद इत्तेफाक ये है कि आज 27 जनवरी है और आज ही भारत ने 27 देशों के यूरोपियन यूनियन के साथ FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है और इस तरह एक भारत और 27 देशों का यूरोपियन यूनियन मिलकर अब 28 देशों की एक टीम बन गए हैं। अब आप मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स की कुछ तस्वीरें देखिए कि आज ये जो डील हुई है इस दौरान क्या हुआ, कैसे हस्ताक्षर हुए, कैसे बैठकें हुई। भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आज हमारे बीच 180 बिलियन यूरो का ट्रेड है। डिजिटल गवर्नेंस से लेकर डेवलपमेंट पार्टनरशिप, हर क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम स्थापित किए हैं। आप भी लगातार ये सोच रहे होंगे कि इस एग्रीमेंट को मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है। तो अब आपको बताते हैं कि क्यों ये मदर ऑफ ऑल डील्स है। क्योंकि ये समझौता दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 25% हिस्सा है, क्योंकि भारत और यूरोपियन यूनियन मिलकर दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 1/4 हिस्सा बनते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी डील है। यह समझौता दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 1/3 हिस्से के बराबर है, 1/3 हिस्से को कवर करता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी डील है। यह समझौता दुनिया की दूसरी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ता है। इसीलिए यह मदर ऑफ ऑल डील्स है। इस समझौते से भारत के 9,425 सामानों पर यूरोप के बाजारों में टैक्स समाप्त हो जाएगा और भारत के यूरोपियन यूनियन को 99% से ज्यादा निर्यात पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी हम जो निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें से 99% पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा।
इससे भारत के 6,75,000 करोड़ के निर्यात को सीधा फायदा मिलेगा और इसका असर 191 करोड़ लोगों पर पड़ने वाला है, जिसमें भारत के 146 करोड़ लोग हैं और यूरोप के 45 करोड़ लोग हैं। और इस समय यूरोपियन यूनियन में स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, स्वीडन, इटली, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया जैसे 27 देश शामिल हैं और इसीलिए इस समझौते को दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौतों में से एक माना जा रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता है। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। Our greatest wealth are our people. That is why I'm so glad that we are signing an agreement on mobility. We will facilitate the movement of students, researchers, seasonal and highly skilled workers. And this is also why we are launching the first EU legal gateway office in India. It will be a one-stop hub to support Indian talent moving to Europe in full alignment with EU member states' needs and policies. This is good for our economies. This is good for the friendship between our people, and this openness benefits us all. I'm the President of the European Council, but I'm also an overseas Indian citizen. Then, as you can imagine, for me, it has a special meaning. I'm very proud of my roots in Goa, where my father's family came from. And the connection between Europe and India is something personal to me. Also because we conclude today our trade negotiations. We relaunched at the latest meeting that I had the pleasure to host in May 2021 in my previous capacity. अभी आपने देखा यूरोपियन काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा, उन्होंने अपना पासपोर्ट दिखाया। उन्होंने कहा कि उनके जो परिवार की जड़ें हैं वो भारत से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उनके पिता और दादा गोवा में रहते थे, गोवा के रहने वाले थे। इसीलिए एंटोनियो कोस्टा को ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड भी दिया गया है, यानी वो एक OCI है। आज एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपना ये कार्ड भी दिखाया और ये कार्ड भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को दिया जाता है जो पहले खुद भारत के नागरिक रहे हों या फिर उनके पूर्वज भारतीय नागरिक रहे हों, और इसीलिए आज उन्होंने अपना ये कार्ड दिखाया। इस तरीके से ये देखिए आप। अब आपको ये बताते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से क्या बदलने वाला है। भारत और यूरोपियन यूनियन एक दूसरे के सामान पर अब बहुत ही कम टैक्स लगाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो सामान यूरोप के बाजारों में जाएगा वो सस्ता मिलेगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा या कम लगेगा, और यूरोप के देशों का जो सामान हमारे बाजार में आएगा जिसे आप सब लोग खरीदेंगे वो भी आपको सस्ता मिलेगा, क्योंकि उस पर भारत टैक्स नहीं लगाएगा। भारतीय और यूरोपीय कंपनियों के लिए एक दूसरे के बाजारों में अपना सामान बेचना अब बहुत आसान हो जाएगा। IT, बैंकिंग
और फाइनेंस जैसे सर्विस सेक्टर में व्यापार ज़्यादा बढ़ेगा और इससे इन क्षेत्रों में भारत के जो प्रोफेशनल्स हैं अब उन्हें और ज़्यादा रोज़गार भी मिलेगा और आने वाले वर्षों में ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपीय देशों में काम करने के लिए अब भारत के प्रोफेशनल्स को वीज़ा की जो संख्या है वो भी बढ़ा दी जाएगी। तो इससे सबको फ़ायदा होगा। यूरोप की कंपनियां अब भारत में अपना निवेश कर पाएंगी और पहले से ज़्यादा निवेश यूरोप की कंपनियां यहां पर करेंगी। यूरोप में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को पढ़ाई के बाद कम से कम 9 महीने की वीज़ा सुरक्षा मिलेगी, यानी पढ़ाई खत्म होने के बाद भी 9 महीने के लिए उन्हें वीज़ा मिलेगा, वीज़ा प्रोटेक्शन मिलेगा। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच व्यापार से जुड़े नियमों को अब आसान बनाया जाएगा। बंदरगाह और एयरपोर्ट्स पर जो कागजी कार्रवाई होती है, कागजी काम होता है, वो उसे बहुत कम कर दिया जाएगा और ट्रेड क्लियरेंस तुरंत किया जाएगा ताकि फटाफट काम हो। यह समझौता वर्ष 2027 से लागू होने की संभावना है, यानी अगले साल लागू होगा और इसके बाद यूरोप की जो महंगी लग्जरी कार्स और बाइक्स हैं, जो दूसरा उनका लग्जरी का सामान है, मशीनरी और फाइनेंशियल सर्विसेज भारत में आपको बहुत ही कम कीमत पर मिलने लगेंगे। अब आपको बताते हैं कि समझौते की वजह से आपके जीवन पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। देखिए, हमारे देश के जो छात्र हैं जो वहाँ पर पढ़ने जाते हैं उन्हें फ़ायदा होगा। हमारे देश के जो प्रोफेशनल्स वहाँ काम करने के लिए जाते हैं या यहाँ जो काम कर रहे हैं उन्हें भी फ़ायदा होगा, जैसे IT प्रोफेशनल्स होंगे। इस समय यूरोप से इंपोर्ट होने वाली जो महंगी गाड़ियां हैं उन पर 110% टैक्स लगता है, 110%। भविष्य में ये टैक्स घटकर सिर्फ 10% रह जाएगा, यानी 110% से टैक्स 10% पर आ जाएगा। और हालांकि हर साल 2.5 लाख गाड़ियों का ही कोटा तय किया गया है, यानी ये जो आपको छूट मिलेगी ये 2.5 लाख गाड़ियों पर ही मिलेगी, लेकिन 2.5 लाख गाड़ियां जो हैं वो काफ़ी, ये भी बड़ी संख्या है। अब ये गाड़ियां कौन सी हो सकती हैं? BMW, मर्सिडीज, फरारी, लैम्बोर्गिनी, ऑडी, पोर्शे और मज़ेराटी जैसी जो गाड़ियां हैं, मसेराटी जैसी, ये पूरी तरह से यूरोप के देशों में बनकर यहां हमारे देश में आती हैं। तो जो सारी गाड़ियां यूरोप के देशों में जिनका निर्माण हो रहा है अब वो भारत में सस्ते दाम पर मिलेंगी। इस समय यूरोप से इंपोर्ट होने वाली वाइन्स पर 150% टैक्स लगता है, लेकिन अब प्रीमियम रेंज की वाइन्स पर टैक्स घटकर 20% और मीडियम रेंज की वाइन्स पर टैक्स 30% हो जाएगा। ऑलिव ऑयल और दूसरे वेजिटेबल ऑयल्स पर टैक्स 45% से घटकर अब 0 हो जाएगा, इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कीवी और नाशपाती जैसे जो फल हैं उन पर भी टैक्स 33% से घटकर 10% हो जाएगा। इसलिए आप यूरोप के कीवी खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं, वहाँ का ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब भारत के बाज़ारों में आपके लिए उपलब्ध होगा। प्रोसेस्ड फूड जैसे ब्रेड्स, पेस्ट्रीज, बिस्किट, पास्ता, चॉकलेट्स और पालतू जानवरों के भोजन पर टैक्स 50% से घटकर 0 हो जाएगा, यानी इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसलिए खाने पीने का जो सामान है ये भी भारत में अब बहुत सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा पैकेज्ड फ्रूट जूसेस और नॉन अल्कोहलिक बियर पर भी टैक्स 55% से घटकर अब 0% हो जाएगा। इसलिए ये सारा सामान भी आपको सस्ते में मिलेगा। अब आप विदेशी सामान, यूरोप के देशों में बना ये सारा सामान बहुत सस्ते दामों पर भारत से खरीद पाएंगे। और यूरोप के देशों से इंपोर्ट होने वाली बियर पर भी टैक्स घटकर 110% से अब 50% रह जाएगा। तो जो लोग यूरोप के देशों में बनी बियर के शौकीन हैं उन्हें अब ये बियर सस्ती मिलेगी। अमेरिका ने जब भारत पर टैरिफ लगाया तो भारत के 3 सेक्टर्स पर सबसे ज़्यादा असर हुआ था। याद कीजिए, जब जिसे हम ट्रंप टैरिफ कहते हैं, और वो 3 सेक्टर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए कौन से थे? ये हैं टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग, चमड़ा लेदर उद्योग और फुटवेयर यानी जूते चप्पल बनाने का जो उद्योग है, और हीरे जवाहरात। लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ ये समझौता होने के बाद लेदर और फुटवियर पर और टेक्सटाइल पर टैक्स घटाकर अब 0 कर दिया गया है। साथ ही ज्वेलरी पर भी टैक्स में कटौती की गई है। अब भारत के छोटे और लघु उद्योगों को बिना टैक्स दिए 23 लाख करोड़ रुपए के यूरोप के टेक्सटाइल और कपड़ा मार्केट में सामान बेचने की अनुमति मिल जाएगी। इससे हमारे देश में सूरत, लुधियाना और वारंगल जैसे शहरों के कपड़ा उद्योग को बहुत फायदा होगा। इसी तरह यूरोप का लेदर और फुटवेयर का बाजार
9 लाख करोड़ रुपए का है। जीरो टैक्स लगने की वजह से अब हमारे देश में आगरा, कानपुर और कोल्हापुर जैसे शहरों का जो चमड़ा उद्योग है, वहां पर जो चमड़े का सामान बनता है, उसे बहुत फायदा होगा, क्योंकि वो अब यूरोप के इन देशों में बिना किसी टैक्स के बेचा जा सकेगा, बहुत सस्ते दाम पर। हीरे जवाहरात पर भी टैक्स कम होने से सूरत, जयपुर और मुंबई जैसे शहरों की ज्वेलरी इंडस्ट्री को बहुत फायदा मिलने वाला है। First of all, in terms of job creation, most of us here are aware that the textile industry in India is the second largest job creator after agriculture, with nearly 40 million jobs being created in the textile sector. India, I'm giving you a context how one should view this agreement. India exports about $7 billion worth of textiles and garments to the US, to the EU every year. And the duty rates are between anywhere up to 12%. Now we see before our eyes a potential to grow from 7 billion to at least 30, 35, 40 billion very quickly, being an area of strength in India. और अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के सम्मान में एक रात्रि भोज रखा था, और उस रात्रि भोज की तस्वीरें हम सीधे राष्ट्रपति भवन से अब आपको दिखा रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स करते समय भारत ने अपने देश के किसानों का भी पूरा ख्याल रखा है, और इसे आप 3 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहला, भारतीय किसानों की सुरक्षा, और इस सुरक्षा के तहत भारतीय पोल्ट्री, डेयरी सेक्टर और अनाज को यूरोप की कंपनियों के लिए नहीं खोला गया है। दूसरा, भारतीय किसानों की जीत, इसके तहत अंगूर, चाय, कॉफी, मसाले, खीरा, घी, स्वीट कॉर्न और सूखे प्याज जैसे भारतीय कृषि उत्पादों को अब बहुत कम टैक्स और प्राथमिकता के साथ यूरोप के बाजारों में बेचने की अनुमति मिलेगी, जिससे हमारे देश के किसानों को फायदा मिलेगा। तीसरा, भारतीय किसानों को और फायदा क्या होगा, देखिए। कृषि निर्यात बढ़ने और कृषि उत्पादों के ज्यादा दाम मिलने की वजह से हमारे देश के किसानों की जो आमदनी है वो बढ़ेगी, और हमारे देश के किसानों को एक नया बाजार मिल जाएगा। अब वो अपने उत्पाद यूरोप के देशों में भी बेच पाएंगे। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हर साल 12 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का व्यापार होता है। यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार में भारत को फायदा होता है। भारत यूरोपियन यूनियन को करीब 7 लाख करोड़ रुपए का सामान बेचता है, और 5.5 लाख करोड़ रुपए का सामान भारत उनसे खरीदता है। यानी हम ज्यादा पैसे का सामान उन्हें बेच रहे हैं और उनसे कम पैसे का सामान हम लेते हैं। भारत यूरोप को क्या बेचता है? दवाइयाँ, टेक्सटाइल, कपड़े, हीरे जवाहरात, इंजीनियरिंग का सामान और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम उन्हें बेचते हैं। जबकि यूरोप के देशों से भारत में क्या आता है? कार आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स,
के जो आइटम्स हैं वो आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, चॉकलेट्स और केमिकल जैसे सामान वहाँ से हमारे यहाँ आते हैं। इस FTA के लागू होने के बाद जब ये व्यापार बढ़ेगा तो भारत के लिए यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा बाजार बन जाएगा, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया ये मिलकर 27 देश हैं और ये 27 देश अब भारत के लोगों के लिए, भारत में बने सामान के लिए अपने अपने बाजारों को खोल देंगे। आपको याद होगा भारत ने वर्ष 2021 से लेकर अब तक न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, UAE सहित 8 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। भारत के साथ यूरोपियन यूनियन का समझौता हो सकता है कि अमेरिका को पसंद ना आ रहा हो। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी वहां के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका ने रशिया और यूक्रेन के बीच समझौता कराने की कोशिश की है। अमेरिका ने इस मामले में यूरोप की तुलना में ज्यादा त्याग किया है और इसी वजह से रशिया से तेल खरीदने पर भारत पर 25% अतिरिक्त टैक्स लगाया गया, लेकिन यूरोप ने भारत के साथ ही व्यापार समझौता कर लिया। स्कॉट बेसेंट ने आगे कहा कि रशिया से तेल भारत आता है और भारत उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाकर बाहर बेचता है और इसी को यूरोपीय देश भारत से खरीद लेते हैं। अमेरिका का आरोप है कि इससे अप्रत्यक्ष रूप से उसी युद्ध को पैसा मिल रहा है जिसके खिलाफ ये सारे यूरोप के देश खड़े हुए हैं। आज भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच सुरक्षा और रक्षा के मामलों में भी एक साझेदारी हुई है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच रक्षा सहयोग और ज्यादा मजबूत होगा। समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और आतंकवाद से लड़ने में अब ये दोनों पक्ष मिलकर काम करेंगे। ये दोनों जो देश हैं, 28 देश मिलकर काम करेंगे। भारतीय रक्षा कंपनियों को यूरोप की रक्षा परियोजनाओं से फायदा मिलेगा। दोनों देश अपने अपने यहाँ की खुफिया जानकारियों को भी एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। तो ये जो मदर ऑफ ट्रेड, ऑल ट्रेड डील्स हुई है, इससे भारत को काफ़ी फायदा होगा। और जैसा कि हम शुरू से आपको बताते आ रहे हैं कि जैसे जैसे अमेरिका ने अपने बाज़ारों को ज़्यादा टैक्स लगाकर हमारे लिए बंद किया, हमारे वो व्यापारी, बिजनेसमैन, हमारा वो उद्योग जो अमेरिका में अपना सामान बेचता था और अब ज़्यादा टैक्स लगने की वजह से उसे अमेरिका से नुकसान हो रहा है, भारत के लिए बहुत आवश्यक था कि भारत अब दुनिया के दूसरे देशों में नए नए बाजार तलाश करे ताकि हमारा ये सामान उन बाज़ारों में जाकर बिक सके। और इसी वजह से ये जो ट्रेड डील हुई है, इसे बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अब देखिए, इससे जॉब क्रिएशन होगा, इससे जो हमारे देश की जो बिजनेस कम्युनिटी है, हमारे देश के व्यापारी हैं, उन्हें फ़ायदा होगा। फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो लोग हैं उन्हें फ़ायदा होगा, हमारे देश के छात्रों को फ़ायदा होगा और हमारे देश के जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हें भी फ़ायदा होगा। और जो आम आदमी है जिसका मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए फ़ायदा यह है कि अब आप यूरोप में बने हुए सामान को सस्ते दामों पर भारत के बाजार से खरीद पाएंगे, जिसमें कि गाड़ियां भी हैं। और जैसा हमने आपसे वादा किया था कि 9:30 बजे के आसपास हम आपको रानी मुखर्जी का इंटरव्यू दिखाएंगे, इसलिए अब हम मशहूर अभिनेत्री रानी मुखर्जी को डिकोड कर रहे हैं। आज रानी मुखर्जी हमारे स्टूडियो में आई थी और हमने उनके जीवन के बारे में, उनके करियर के बारे में, उनके परिवार के बारे में, किस प्रकार से वो अपनी फिल्मों को चुनती हैं, उनके काम के बारे में एक लंबी बातचीत की है। और आज हम उसी बातचीत के कुछ अंश, जो दिलचस्प अंश हैं उस बातचीत के, आज आपको यहां दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा जो हमने आपका एक बदलाव आप में देखा, आप अपने करियर की शुरुआत में आप बिल्कुल एक हैप्पी गो लकी, जॉली, फन लविंग, हमेशा खुश रहने वाली शरारती लड़की, आपने वो पहले छवि बनाई और धीरे 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 आपके अंदर एक गुस्सा आने लगा। आपके अंदर एक बदलाव हमें आया कि आप, मतलब जैसे एक ज़माने में एंग्री यंग मैन का किरदार हुआ करता था, यू आर एंग्री यंग वुमन। तो ये जो बदलाव है, ये जो प्रोग्रेशन है, इसे आप नेचुरल प्रोग्रेशन मानती हैं क्या? इज़ इट रियल? क्या आप अपनी ज़िंदगी में भी ऐसे ही बदल रही हैं या दिस इज़ ओनली फॉर द फिल्म से, क्योंकि अब आपकी मर्दानी 3 आ रही है? तो मैं आपसे बोलना चाहूँगी, मेरी जो पहली पिक्चर थी राजा की आगी बारात, वो भी एक सोशल कॉज पे ही थी। इट वाज अ वुमन हु गेट्स रेप्ड और फिर वो किस तरह से फाइट करती है सिस्टम को और हाउ शी ट्राइज टू जस्टिफाई हर लाइफ एट दैट टाइम इन 95
देन आई डिड अ फिल्म कॉल मेहंदी, आपने देखी होगी। मेहंदी में भी एक जो बहू है वो किस तरह से अपने ससुराल में एक मतलब बदलाव लाने की कोशिश करती है। फिर मैंने हेराम की, युवा की, ब्लैक, नो वन किल्ड जेसिका, हिचकी, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, मर्दानी। तो जिस तरीके से मैं भी मतलब बड़ी होती गई फिल्मों में, जैसे मैं जब आई थी तब मैं 17 साल की थी। फिर इस मतलब इंडस्ट्री में ही फ्रॉम अ यंग टीनेजर आई बिकेम अ यंग गर्ल टू अ वुमन, टू अ वाइफ, टू अ मदर। सो आई थिंक ये जो प्रोग्रेशन हुआ है नेचुरली हुआ है मेरे भी जीवन में। और जैसे जैसे डिकेड्स आते गए, साल आते गए, जिस तरह से हिंदुस्तान बदलता गया, दर्शक बदलते गए, उस तरह से मेरी भी जो सोच है, थिंकिंग है, विथ ईच पासिंग ईयर मतलब बदलती रही। मर्दानी जैसी फिल्म में मैं हमेशा चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ हैं उनमें थोड़ी सी शक्ति आए, थोड़ा एम्पावर हो वो देख के, क्योंकि व्हेन अ लेडी इज़ इन यूनिफॉर्म शी लुक्स वेरी एम्पावरिंग, यू फील वेरी एम्पावर्ड। अभी फिल्मों के नाम लिए जी, वो सब असली घटनाओं पर आधारित हैं। जी। और मैं तो पत्रकार हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, मैंने उन सारी खबरों को कवर किया है अपने शो में। जी, तो चाहे वो नॉर्वे की कहानी हो, जी, चाहे दूसरी जेसिका। कहानी हो, जेसिका, नो वन किल्ड जेसिका, वो जी। तो मीडिया ने कितना उसको कवर जी, किया था। जी। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आप एक एक्टर की भूमिका में असल में एक जर्नलिस्ट हैं। सारी वो खबरें आप उठा रही हैं जो हम लोग जिनको जी, कवर करते आए हैं। जी, जी। आई थिंक हम हमेशा फिल्मों में वही दिखाना चाहते हैं जो हमारे आसपास की घटनाएं होती रहती है। कभी कभी हम ऐसी भी स्टोरीज दिखाते जो कि काल्पनिक हो, कभी कभी हम ऐसी भी कहानी दिखाते हैं जो कि सच्ची घटना हुई हो, बट शायद न्यूज़ में जब आई शायद लोगों ने मिस कर दिया हो, या वो न्यूज़ इतनी इम्पॉर्टेंट थी कि उस पर हम अभी कहानी बना रहे हैं ताकि हम और भी डिटेल्स में उसको दिखा सकें। तो जो मर्दानी की जो नींव भी हुई थी, जो पहली मर्दानी जब आई थी, वो एक्चुअली निर्भया केस के बाद हुई थी। हम औरतों को एक जो एक शक्ति है, जो एक नारी शक्ति जो हम बोलते हैं, जो पावर है, जो एम्पावरमेंट है, वो हम इस किरदार के थ्रू लेकर आए जो कि शिवानी शिवाजी रॉय है, हु इज़ अ वुमेन पुलिस ऑफिसर, फ्रॉम अ लेंस ऑफ अ फीमेल ऑफिसर, कि वो वर्दी जब पहनती है तो किस तरह से मतलब वो अपना ड्यूटी निभाती, बिकॉज ब्रेवरी डजंट हैव अ जेंडर। क्योंकि एज आई राइटली से कि मर्दानी 1 2012 में हुई थी, अब मर्दानी 3 2026 में हो रही है। तो कहीं ना कहीं दर्शकों ने मर्दानी को अपनाया है, प्यार दिया है, सराहा है, इसलिए हम 3 तक पहुँचे हैं, नहीं तो हम 3 तक भी नहीं पहुँच सकते अभी थे। अब 4 बनाएंगी, मर्दानी 4 भी आएगी। जैसे ही मर्दानी 3 ब्लॉकबस्टर हो जाएगी ज़रूर बनाएंगे। आप चाहती क्या हैं, क्या करना चाहती हैं आप अपनी फिल्मों के ज़रिए? आपने जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपने एक अपने करियर को एक शिफ्ट दिया है। जी, बाकी लोग शायद ऐसा नहीं कर पाते। बाकी लोग अभी भी सोचते हैं कि एक मसाला फिल्म बनानी चाहिए और उसका एक फिल्म, एक हिट फिल्म का एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले को तोड़ना बड़ा रिस्की है। वाई आर यू टेकिंग दिस रिस्क? आपको चुनाव लड़ना है, आपको अपना कोई एनजीओ सेट करना है, आपको सामाजिक कार्यकर्ता बनना है, आपने इस देश को बदलने का बीड़ा उठाया हुआ है। आप करना क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ यही कहूँगी कि मैं एक अदाकारा हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, और मेरे फिल्मों के ज़रिए मैं कोई सोशल इश्यूज़ या कॉजेज़ को थोड़ा सा लाइट मैं लाना चाहती हूँ। हमारे जो देश की जो महिला है उनको थोड़ा सा एम्पावर करना चाहती हूँ। अगर आपके पास चॉइस हो कि आपको एक फ़िल्म करनी है, कुछ कुछ होता है जैसी फ़िल्म करनी है या मर्दानी जैसी फ़िल्म करनी है, एक आपके पास चॉइस है कि आपको शाहरुख खान के साथ फ़िल्म करनी है और एक रानी मुखर्जी के तौर पर ही फ़िल्म करनी है, जी। आप किसे चुनेंगी? मैं दोनों करूँगी ना, वक्त बहुत है मेरे पास। आप अपने पूरे करियर में अपना बेस्ट रोल किसे मानती हैं और आप अपनी पहचान क्या बनाना चाहती हैं? शुरू में लोग कहते थे खंडाला गर्ल, आती क्या खंडाला, वहाँ से शुरू होकर अगर आज आपको कोई पहचान अपनी बनानी हो तो वो आपकी पहचान क्या होगी? किस रोल के तौर पर आपको जाना जाए? और योर बेस्ट रोल एवर? टफ टू से बेस्ट रोल, बट द मोस्ट डिफ़िकल्ट आई वुड से वाज ब्लैक। क्योंकि ब्लैक में जिस तरह से वो जो किरदार था विच वाज इंस्पायर्ड बाय हेलन केलर,
तो वो मैं कहूँगी कि वो एक ऐसी फिल्म थी मेरे जीवन में जो कि मैं खुद वापस शायद न कर पाऊँ। वो जो मैंने किया था उस टाइम, शायद वो मैं कभी कर ना अब पाऊँ। अगर ब्लैक 2 बने तो नहीं कर पाएंगे आप? संजय के साथ शायद कर पाऊँ। वैसे ये आइडिया एक अच्छा हो सकता है, अभी बैठे बैठे मैंने भी सोचा नहीं था, बट हाउ अबाउट ब्लैक 2? We'll have to talk to संजय, बट शिवानी शिवाजी रॉय का जो रोल है मर्दानी का, वो भी मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज वो जिस तरह से एक मतलब आई वुड लव टू बी फ्रेंड्स विद शिवानी, क्योंकि उनका जो मॉरल कंपस है ना वो बैंग ऑन है। पर उसमें फिल्म में जब मैंने इसका जी। प्रोमो देखा, ट्रेलर देखा, और वैसे भी जो पुरुष प्रधान समाज है और व्यवस्था है, जैसे पुलिस में भी जी लोग अपने फीमेल बॉस से इंस्ट्रक्शंस नहीं लेना चाहते, जी। दे गेट वेरी अनकंफर्टेबल यस कि एक महिला मेरी बॉस है और ये मुझे कैसे बता सकती है। जी। जब आप इस किरदार को निभा रही थी, ये लिखा जा रहा था, आपने इसको कैसे महसूस किया, कैसे, हाउ डिड यू कॉइन इट? और आपने इस पर जब देखा होगा तो इट्स अ फैक्ट, हालांकि अब चीजें बदल रही हैं। अभी मैं रिपब्लिक डे परेड देख रहा था तो कितनी सारी महिलाएं लीड कर रही थी। एब्सोल्युटली, जो इट वाज सो अमेजिंग टू सी दैट। या पर आपकी अपनी रिसर्च क्या बोलती है, और जब आपने इसको निभाया, ये कितना बड़ा फैक्टर था? आपको भी कभी हेल्पलेसनेस लगी है ये करने में कि यू नो बीइंग अ वुमन somebody is uncomfortable to take instructions from you? या बट जैसे मेरा नेचर है, मैं उसको नज़रअंदाज कर देती हूँ। आई डोंट गिव इट सो मच इम्पोर्टेंस, क्योंकि आप जितना वो चीज़ को इम्पोर्टेंस देंगे वो और भी मतलब खलेगा। और हमारे मर्दानी सीरीज़ में जैसे कि फर्स्ट, सेकंड और अब थर्ड में, जैसे गोपी मेरे राइटर है फर्स्ट और सेकंड के, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सेकंड में ये चीज़ को मतलब बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ आया भी है, बिकॉज देयर इज़ वन पुलिस ऑफिसर हु इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम शिवानी। बट जब मैंने अपना रिसर्च किया, जब मैं महिला अफसर से मिली या मैंने खुद जाके उनको इंटरव्यू किया, वो टाइम पे जिस तरह से मैंने उनका बर्ताव देखा या मैंने पुलिस ऑफिस का जो एक माहौल देखा, उसमें दे वर कम्प्लीटली इन चार्ज। और दूसरों को मैंने देखा है, बिकॉज इन जैसे कि हम हमेशा देखते कि पुलिस अफसरों में जेंडर नहीं देखा जाता, उनका डेजिग्नेशन देखा जाता है। तो जो आपका डेजिग्नेशन है, आपको उसी तरह से आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से आपका वीडियो हटा दूं और सिर्फ आपका ऑडियो चलता रहे इस इंटरव्यू में, तो भी लोग 1 मिनट में, मुझे लगता है कि 100% लोग पहचान लेंगे कि ये रानी मुखर्जी की आवाज़ है। आपकी आवाज़ इतनी अलग है बाकी लोगों से, और यही आवाज़ शुरू में शायद आपके लिए अड़चन भी बनी थी। जी जी। उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि आपकी आवाज़ बिल्कुल अलग है जी। बाकी की जो अभिनेत्रियां हैं, हीरोइंस हैं, उनकी आवाज़ एकदम अलग। जी। मैं तो बहुतों की आवाज़ पहचान भी नहीं पाता अभी भी, बिकॉज दे ऑल लुक अलाइक, एक जैसी दिखती है। तो इस एकदम अलग आवाज़ के साथ आपने कैसे सफलता पाई, और कभी आपको ये लगा कि ये आवाज़ ही आपकी प्रॉब्लम है? नहीं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन मेरी आवाज़ का मतलब दर्शकों तक जाना और उनको पसंद आना, ये श्रेय मैं अपने दर्शक को ही दे सकती हूँ। क्योंकि अगर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते या वो नहीं चाहते मेरी आवाज़ को, तो शायद मेरी आवाज़ आज मेरी पहचान नहीं बनती। शुरुआत में सिर्फ गुलाम जो मेरी पिक्चर थी, उसमें मेरी जो आवाज़ है वो डब की गई थी। कैसा लगा था तब आपको जब दुख हुआ था। जब प्रोड्यूसर ने कहा कि आपकी आवाज़ नहीं जाएगी? दुख तो हुआ था, लेकिन तब मैं न्यूकमर थी, मतलब 18-19 साल की थी मैं। उस समय मैं कुछ बोल नहीं पाई। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि वी हैव टू बी पार्ट ऑफ द फिल्म एज अ टीम प्लेयर। तो वो समय में उनको ऐसा फीलिंग आया था, जो कि विक्रम है जो मेरे डायरेक्टर, आमिर जो कि मेरे को स्टार थे, और मुकेश भट्ट जो कि प्रोड्यूसर थे, उनको ऐसा फीलिंग आया था कि हम इतनी बड़ी पिक्चर मतलब आमिर के अगेंस्ट एक न्यूकमर को ले रहे हैं, रानी को ले रहे हैं, उसकी आवाज़ शायद दूसरे एक्ट्रेसेस की तरह स्वीट नहीं है, मतलब मधुर नहीं है, तो शायद वो उसके लिए ही मतलब बैकफायर हो जाएगा। उनको ऐसे शायद दिमाग में आया था, और उन्होंने शायद वो डिसीजन लिया भी था शायद मेरी अच्छाई के लिए,
प्रॉब्लली मुझे नहीं पता। कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के चक्कर में कुछ ऐसी मतलब डिसीजंस लेते हैं जो कि शायद मेरे लिए अच्छा नहीं हो, बट उनके नज़रिए से शायद वो ठीक ही मतलब कर रहे थे कि वाई टेक अ चांस, कि इतनी बड़ी पिक्चर है, अगर आवाज़ के लिए उसको मतलब रिजेक्ट कर दे लोग, तो वो समय उन्होंने वो डिसीजन लिया। मैंने एक्सेप्ट किया, बट दुख तो हुआ था ऑफ कोर्स। If you are a female मेरी lead. खुद बट मेरी मैं बोलती हूँ ना, इट्स माय लक कि कुछ कुछ होता है। मैं करण ने डिसीजन लिया कि नहीं, हम आपकी आवाज़ के साथ जाएंगे क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ पसंद है। तो वो एक डिसीजन ने एटलीस्ट इट डिडंट स्टीरियोटाइप द डिसीजन कि इसकी वॉइस डब होनी चाहिए। और क्योंकि मेरी खुद की आवाज़ थी तो फिर आगे चल के भी मेरी आवाज़ हर फिल्म में गई और दर्शकों तक पहुंची और उन्होंने मेरी आवाज़ को मेरी पहचान बनाई। अब मैं आपसे एक सवाल एक देश के नागरिक के तौर पर भी करना चाहता हूँ और एक फिल्म इंडस्ट्री के एक सिटीज़न के तौर पर भी, एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर ऑल्सो। हमने ये देखा कि जब जब देश में पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं जी, मतलब सरकार बदल जाती है, वोटिंग पैटर्न बदलता है, कोई विचारधारा बदल जाती है, आपको लगता है कि सरकार बदलने के बाद बॉलीवुड का माहौल भी बदल जाता है, फिल्म इंडस्ट्री का माहौल भी बदल जाता है? और ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी ए.आर. रहमान ने एक स्टेटमेंट दिया था विच वॉज वेरी कंट्रोवर्शियल। मेरा मकसद कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का नहीं है, बट मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि अब पिछले कुछ साल से जो लोग डिसीजन मेकिंग में हैं उनको क्रिएटिविटी के बारे में पता नहीं है, तो मैं इसलिए मुझे काम नहीं मिल रहा है। डू यू थिंक, मैं तो सोचता था कि बॉलीवुड इज द मोस्ट सेक्युलर प्लेस। इट इज़, एंड आई स्टिल बिलीव दैट बॉलीवुड इज़ द मोस्ट सेक्युलर प्लेस। मतलब जहाँ ना जाति चलती है कि आप ओबीसी हाँ, हैं कि आप बैकवर्ड यहाँ हैं, पे सिर्फ दर्शकों का प्यार चलता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने एक स्ट्रगलर के तौर पर भी काम किया है व्हेन यू आर वेरी जूनियर, Yeah. और आज आप इस पोजीशन में हैं कि आप लोगों को काम दे सकती हैं। वहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कभी ये महसूस किया कि आपको काम इसलिए मिलेगा या नहीं मिलेगा कि आप किस धर्म से हैं या किस जाति से हैं, किस स्टेट से हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। मैंने अपने 30 साल के करियर में कभी ये नहीं देखा है। आई लव द इंडस्ट्री। आई थिंक ये इंडस्ट्री ने मुझे रानी मुखर्जी बनाया, और यहाँ पे जो सच है, और मैं दिल से बोल रही हूँ आपको, यहाँ पे मेरिट बोलता है, आपका काम जो है वो बोलता है, और दर्शक जिसको चाहते हैं वही मतलब रूल करता है, राज करता है। तो आई थिंक हमारे इंडस्ट्री में आई फील इट्स द मोस्ट सेक्युलर प्लेस, इट्स द मोस्ट अमेजिंग प्लेस टू बी इन। कभी आपने ये महसूस किया होगा कि देयर इज अ बंगाली लॉबी, देयर इज अ साउथ इंडियन लॉबी, देयर इज अ मलयाली लॉबी, देयर इज अ पंजाबी लॉबी, और ये सब लॉबीज जब काम करती हैं तो देयर इज अ दे क्रिएट अ डिवीजन। ऐसा लगा आपको कभी? नहीं। ये जाति तो नहीं, धर्म भी नहीं, बट देयर आर डिफरेंट लॉबीज आल्सो। हाँ, बट आई थिंक मैं बहुत हर चीज़ से मतलब परे हूँ। मैं सिर्फ अपने फिल्मों में फोकस करती हूँ, वो टाइम पे ही मेरा फोकस होता है। बाकी टाइम मैं अपने बच्चे पे फोकस करती हूँ, मेरे परिवार में फोकस करती हूँ। मैं आपके बारे में जब रिसर्च कर रहा था और मैंने भी देखा तो आप सोशल मीडिया पर नहीं हैं जी, और आज का ज़माना ये है कि हम एक्टर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को इस बात से नापते हैं कि इसका सोशल मीडिया पर कितना प्रेजेंस है जी, और कितने फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर, और ये कलाकार कितना वायरल होता है। जी। तो आपको कभी फोमो नहीं होता कि आप वायरल ही नहीं हो रही हैं? नहीं, नहीं, क्योंकि मुझे वायरल हमेशा अपने काम की वजह से होना है, और जब मेरी फिल्म आती है तो बॉक्स ऑफिस मुझे बता ही देता है कि मैं कितनी वायरल हूँ या मैं नहीं हूँ। पर सोशल मीडिया से आप दूर क्यों रहीं? बहुत बार हर किसी का एक मन करता है कि मैं अपनी राय एक्सप्रेस करूं, अपनी ओपिनियन किसी चीज़ के बारे में बताऊं, मुझे क्या अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा, और सोशल मीडिया उसका एक बहुत बड़ा माध्यम हमारे देश में बन गया है। तो आप सोशल मीडिया पर क्यों नहीं हैं? इसकी सोशल मीडिया एक ऐसा एक कुआं है मेरे हिसाब से कि आप जितना भी इन्फॉर्मेशन दो वो और भी इन्फॉर्मेशन चाहता है, और मेरे पास एक्चुअली उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है खुद के जीवन के बारे में भी और किसी चीज़ के बारे में भी। और मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर मेरे फैंस अगर पूछ बैठे कि आपके पर्सनल लाइफ में आप उनके मतलब उन चीज़ों के बारे में आप बताएं,
तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं हूँ ज़्यादा शेयर करने के लिए। मैं बचपन से ही थोड़ा सा रिजर्व मतलब थी। आई थिंक आई रिस्पेक्ट माई प्रिवेसी अ लॉट। ऊपर से मेरी शादी भी ऐसे इंसान से हुए जो कि बहुत मेरा ज़्यादा, अगला सवाल यही था कि क्या ये एक कारण था आई कि थिंक आप वो दोनों भी बहुत प्राइवेट है। तो आई थिंक वो बोलते ना राम मिलाए जोड़ी। तो आई थिंक क्योंकि वो भी बहुत प्राइवेट है, मैं भी खुद मतलब प्राइवेट हूँ। मैं तभी मतलब बाहर निकलती हूँ जब मुझे मेरी फिल्म का प्रचार करना हो पर इतना देने के लिए। इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है आपका और आदित्य का। जी दो लोग जो शोबिज में हैं, जी जिनका काम ही कैमरे से कंटेंट बनाना है, जी जिनका काम कंटेंट को बनाकर आगे उसको बाजार में बेचना है, जी लोगों तक पहुंचने का। जी और वो दोनों इतने इंट्रोवर्ट और इतने शाय लोगों की तरह रहते हैं और मतलब आपका जो मूल काम है जी। कैमरा, उसके सामने ही आप नहीं आना चाहते। सो हाउ डू यू बोथ ऑफ यू सर्वाइव लाइक दिस? we've survived till now. I'm hopefully, I think we've done pretty well. आगे भी ऐसे ही होगा। मैं दर्शकों के लिए सवाल पूछना चाहता हूँ। जो लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी सोशल मीडिया से या तो बोर हो चुके हैं या इस लाइमलाइट से जो दूर जाना चाहते हैं। बहुत बार आपका मन करता है कि लाइमलाइट के पीछे भी, उससे मतलब दूर भी एक जिंदगी है। ऐसा नहीं है कि वो लोग जिंदगी जी नहीं रहे। जी तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना कोई अनुभव हमें ये बताइए कि सोशल मीडिया के बिना, लाइमलाइट के बिना, बिना कैमरे पर रोज फोटो खिंचवाए, बिना वायरल हुए, बिना इंस्टाग्राम रील के जी जीवन कैसा होता है? बहुत अच्छा और होता है। आर यू लिविंग अ बेटर लाइफ देन ऑल ऑफ अस, जो दिन भर ये सोचते रहते हैं कि आज क्या रील बनाऊं, क्या मैं आई सोशल थिंक मीडिया पे डालूं? प्रेशर बहुत हो जाता है ना रोज़ कि कुछ ना कुछ करना ही है। आई थिंक फोकस आपका क्या है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। मतलब जिनको जो अच्छा लगता है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई पार्टी में गए या कोई शादी पे गए, पहला इंस्टेंट होता है कि लोग अपना फ़ोन निकाल लेते हैं। तो लोग मतलब डायरेक्टली एंजॉय करना भी भूल चुके हैं। वो सब फ़ोन के थ्रू ही देख रहे हैं। अगर वो लाइव भी है कहीं पे तो वो लाइव अपनी आंखों से नहीं देख रहे, वो फ़ोन के थ्रू देख रहे हैं। तो आज टाइम मतलब बदल गया। हम जिस टाइम से आए हैं वो टाइम पे फ़ोन भी नहीं हुआ करता था। हमें नॉर्मल मतलब पीसीओ से फ़ोन करना पड़ता था। तो हम उस टाइम से आए, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ। जो लोग पैदा हुए हैं मतलब जेन जी और जो जेन अल्फ़ा जो पैदा हुए हैं सब चीज़ों के साथ, फ़ोन के साथ, सोशल मीडिया के साथ, शायद उनको मेरी बातें कुछ एलियन लगेंगी क्योंकि उनको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। बट क्योंकि हम उस दौर से आए जब ये कुछ नहीं था, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो टाइम पे हम जी नहीं रहे थे। वो टाइम पे भी हम जी रहे थे, वो टाइम पे भी हम पिक्चरें बना रहे थे, वो टाइम पे भी पिक्चर हिट हो रही थी। तो ऐसी बात नहीं कि वो टाइम से हम नहीं आए हैं। आपने अपनी बेटी को भी सोशल मीडिया से दूर रखा है? एब्सोल्युटली। हाउ आर यू रेजिंग हर? ये मैं देखिए, टू अंडरस्टैंड पेरेंटिंग फ्रॉम रानी मुखर्जी। हाँ बिल्कुल, कोई फिल्म की बात नहीं हो रही, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो रही, बट हाउ अबाउट पेरेंटिंग? या आई थिंक आई हैव अ जेन अल्फा चाइल्ड जो कि अब की मतलब बच्चे, तो मैं बहुत सीखती हूँ उससे भी। और वो बहुत एक अच्छी एक मिश्रण है मेरे और आदि की। शी हैज़ अ लॉट ऑफ विजडम फॉर अ एज। और उनके साथ मैंने देखा है कि आप कुछ जैसे मेरी माँ जब मुझे बड़ा कर रही थी तो बहुत अलग वे से मुझे बड़ा कर रही थी कि जो मम्मी बोलती थी अगर मुझे वो सही भी लगा नहीं भी लगा, बहुत बार मैंने मान लिया। मतलब मैं एक्ट्रेस भी बनी हूँ मेरी मम्मी के कारण, कि मम्मी ने बोला एक्ट्रेस बन जाओ तो मैं बन गई, मुझे बनना था कुछ और। बट अब की जनरेशन में मैं जो देख रही हूँ कि यू हैव टू रीज़न विथ हर, कि अगर मैं उसको बोलती हूँ कि ये खाना आपको नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें शायद मतलब आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, तो मुझे रीज़न देना है कि क्यों। और अगर उसको रीज़न ठीक अगर वो समझ गई तो फिर वो नहीं खाएगी, बट वो रीजनिंग मतलब बराबर होनी चाहिए। But then as a parent you have to be on your toes and you have to know each and everything. Yes, I have to be on the toes and I have to also follow that. क्योंकि मतलब बहुत बार लोग ऐसे बोलते हैं ना कि आप क्या सिखाते हो बच्चों को, कि आपने क्या शिक्षा दी। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ सबको कि बच्चों को ना कभी भी कुछ सिखाया नहीं जाता है, बच्चे देख के मतलब बड़े होते हैं।
वो देख के सीखते हैं। तो आप जैसे घर पे रहेंगे और आपका जो बर्ताव है, आप जिस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हो, बच्चा वही देखता है और बच्चा वो देख के ही मतलब बड़ा होता है। Do you keep her away from TV and OTT and social media, or she watches? She watches, but there's of course a parental thing that we let her watch what is like right for her, and there is a parental lock that is there on her TV. आज आप दूरदर्शन पर आई हैं जी। बहुत समय के बाद आप डीडी पर आई हैं। हम डीडी, दुनिया बदल रही है तो डीडी भी बदल रहा है, लेकिन हमारा जो व्यूअर है वो बड़ा ट्रेडिशनल है। दूरदर्शन को आज भी बहुत विश्वास के साथ देखते हैं। हमारे व्यूअर से और डीडी के व्यूअर से आप क्या कहना चाहती हैं? ये लास्ट का 1-2 मिनट मैं आपको देना चाहता हूँ। आप बताइए, अगर आपको नॉस्टैल्जिक लग रहा है वो भी आप बता सकती हैं। मुझे तो डीडी का हमेशा वो जो लोगो है टीवी पे और उसका जो म्यूज़िक है, जो मैं नहीं गाऊंगी, मैंने आपके लिए गाया मैंने ऑफ कैमरा गाया था आपके लिए, बट वो जो एक हमारे डीडी न्यूज़ का जो है छवि है, वो हमारे देश की छवि है। मतलब वो सत्यम शिवम सुंदरम वाला, मतलब हाँ, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है वो। और मैं आपको बता भी रही थी कि उसका एक 2.0 वर्जन अभी होना चाहिए, जो हम लोग बचपन से देखते आए हैं। और एक होता था ना कि जैसे ही टीवी जब ऑन होता था, क्योंकि इतने चैनल्स नहीं हुआ करते थे, एक डीडी ही हुआ करता था वो टाइम पे जब हम बड़े हो रहे थे, तो बड़ा मज़ा आता था वो जब म्यूज़िक स्टार्ट होता था ना, तो हम कोई भी कमरे में होते थे तो हम आ जाते थे टीवी के सामने कि अभी स्टार्ट कुछ होने वाला है। तो दोज आर द मेमोरीज आई हैव ऑफ डीडी। और मैं डीडी के दर्शकों को बोलना चाहूँगी, जो अभी जो जेन जी और जो जेन अल्फा अभी देखते हैं, कि डीडी इज़ वेरी वेरी स्पेशल टू अस एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। वी लव डीडी। नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि आज आप डीडी न्यूज़ के स्टूडियो में आई हैं। जी, ऐसे लगता है कि ब्लेसिंग, हाँ, जैसे मतलब मर्दानी 3 के लिए एक ब्लेसिंग हो गया। मर्दानी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल इंटरव्यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आज हमने आपको रानी मुखर्जी के साथ इस इंटरव्यू के कुछ खास अंश दिखाए हैं, पूरा इंटरव्यू नहीं दिखाया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा इंटरव्यू आप देखें तो ये आप देख सकते हैं 31 जनवरी यानी शनिवार को डी कोड के वीकेंड एडिशन में रात 9 बजे यहीं पर, यानी डीडी न्यूज़ पर। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको हिमाचल प्रदेश के मनाली से आई वो तस्वीरें दिखाएंगे जिनमें दूर दूर तक ट्रैफिक जैम लगा हुआ है और हजारों लोग फंसे हुए हैं। और इसके बाद हम आपको कुछ सलाह देना चाहते हैं, जब भी आप अगली बार पहाड़ों पर जाना चाहें अपनी वेकेशन के लिए, छुट्टियों के लिए, मौज मस्ती के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप इस तरह से दोबारा कभी ना फंसें। कौन है जो जोड़ो देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। हेलो, ये कॉल ट्राई से है। गैर कानूनी उपयोग के कारण आपका नंबर 2 घंटे में बंद हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 1 दबाएं। ये संभावित फ्रॉड कॉल है। ट्राई कभी भी आपको ऐसे कॉल नहीं करता। फ्रॉड का शिकार मत बनो और बचो। ऐसे फ्रॉड कॉल्स का इलाज है 1930 या साइबर क्राइम वेबसाइट या ट्राई डीएनडी ऐप के जरिए ऐसे कॉल्स को रिपोर्ट करो। याद रखो, कोई भी कॉल जो ट्राई के द्वारा नंबर बंद करने, टावर लगाने की परमिशन देने, डिजिटल गिरफ्तारी या बैंक अकाउंट की जांच करने की धमकी दे, वो फर्जी है। ट्राई ऐसा कॉल कभी नहीं करता। जालसाज हमेशा आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर सोचो, समझो, बचो और रिपोर्ट करो। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, जो दाग धब्बे निकाले प्यार से। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, अब चमकिए प्यार से। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो विजय हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर।
हेलो हेलो, ये कॉल ट्राई से है। गैर कानूनी उपयोग के कारण आपका नंबर 2 घंटे में बंद हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 1 दबाएं। ये संभावित फ्रॉड कॉल है। ट्राई कभी भी आपको ऐसे कॉल नहीं करता। फ्रॉड का शिकार मत बनो और बचो। ऐसे फ्रॉड कॉल्स का इलाज है 1930 या साइबर क्राइम वेबसाइट या ट्राई डीएनडी ऐप के जरिए ऐसे कॉल्स को रिपोर्ट करो। याद रखो, कोई भी कॉल जो ट्राई के द्वारा नंबर बंद करने, टावर लगाने की परमिशन देने, डिजिटल गिरफ्तारी या बैंक अकाउंट की जांच करने की धमकी दे, वो फर्जी है। ट्राई ऐसा कॉल कभी नहीं करता। जालसाज हमेशा आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर सोचो, समझो, बचो और रिपोर्ट करो। कौन है जो जोड़ो देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। अब इस ठंड के मौसम में आपको जरा पहाड़ों पर लेकर चलते हैं, लेकिन पहले आप हिमाचल प्रदेश के मनाली का ये वीडियो देखिए, जिसमें दूर दूर तक ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। हजारों लोग इन गाड़ियों में फंसे हुए हैं। मनाली का तापमान इस समय -6 डिग्री से भी कम है, -6 डिग्री से कम है, और देर रात तक ये -9 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहां लगातार बर्फबारी हो रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है और इस समय हालात बहुत ख़राब हैं। लेकिन जैसे ही पहाड़ों पर बर्फबारी होती है, वैसे ही मनाली जैसे दूसरे हिल स्टेशंस पर भी लोगों की भारी भीड़ पहुंच जाती है। 24 और 25 जनवरी को जो लंबा वीकेंड था, तब मनाली में करीब 15 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। कई स्थानों पर टूरिस्ट इस जैम में करीब 24 घंटों तक फंसे रहे और अपनी कार में ही बैठकर रास्ता खुलने का इंतजार करते रहे। जब हालात और बिगड़ गए तो बहुत सारे लोगों ने अपना बैग और सूटकेस उठाया और फिर इन बर्फीली सड़कों पर 10 से 20 किलोमीटर तक पैदल चलकर किसी तरीके से वो मनाली तक पहुंचे। इसके लिए ना तो आगे जाने का रास्ता था इन लोगों के लिए, ना ही पीछे लौटने का कोई विकल्प था। ऐसा फंस चुके थे कि ना तो आगे जा सकते हैं और पीछे भी नहीं जा सकते, वापस अपने घर भी नहीं जा सकते। आपने भी सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें लोग पैदल चलते समय बर्फ पर फिसल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और इसकी वजह से पिछले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश में करीब 1250 सड़कें बंद हो गईं, जिन्हें दोबारा खुलने की कोशिश हो रही है क्योंकि वहां पर इतनी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। सबसे खतरनाक बात, इस जैम में फंसने की वजह से कई गाड़ियों का पेट्रोल और डीजल भी खत्म हो गया। और इस ठंड में अगर गाड़ी का इंजन बंद हो और हीटर ना चले तो हालात मिनटों में बहुत खतरनाक हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर रील्स और सफ़ेद सफ़ेद पहाड़ देखने में सबको बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन इस ट्रैफिक जैम और ख़राब मौसम में पहाड़ों पर घूमने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है सुरक्षित अपने घर वापस लौटना। बहुत परेशान हो रहे हैं सर। हमारे को 20 घंटे हो गए कम से कम गाड़ी में बैठे हैं, ना खाना पीना कुछ नहीं। जो बिस्कुट चिप्स थी वही खा के गुजारा किया हमने। पूरा हाईवे जाम है, गाड़ियों में तेल खत्म हो गया है, बच्चे मतलब परेशान हो रखे हैं। यहाँ पे नहीं टॉयलेट की कोई सुविधा ऐसे है, काफी परेशानी हो रही है। खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, पानी भी खत्म हो गया गाड़ी में ना। 2 दिन हो गए फंसे हुए इस रोड पे, 12 घंटे हो गए फंसे हुए। ये गाड़ी इंच भी नहीं हिल रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं इतना बड़ा जाम लग गया है यहाँ पे, तो कोई भी आगे नहीं जा पा रहा है। यहाँ पे तो इतना बुरा हाल है मनाली में, यहाँ तो आगे से ना कभी यहाँ पे कोई आए ना, अगर ऐसा माहौल यहाँ पे बना रहा। आज भी मनाली में 1 किलोमीटर का सफ़र तय करने में लोगों को 1 घंटे या उससे भी ज़्यादा का समय लग रहा है। और एक दूसरे मशहूर हिल स्टेशन शिमला का भी यही हाल है। सड़कों पर लगे इस ट्रैफिक जैम की वजह है क्षमता से कहीं ज़्यादा गाड़ियों का वहां पर पहुंच जाना। सड़कें छोटी हैं, रहने की जगह बहुत कम है और हज़ारों लोग अचानक से अपनी अपनी गाड़ियों में इन छोटे छोटे शहरों में पहुंच जाते हैं। मौसम खराब होने की वजह से गाड़ियां रुक रुक कर चलती हैं और पहाड़ की सकरी सड़कों पर लेन डिसिप्लिन होता नहीं है। सब लोगों को लेन तोड़कर सबसे पहले आगे जाना है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम लगते हैं। और मौसम विभाग के मुताबिक आज भी हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर
फिर से भारी बर्फबारी हो सकती है। कुल्लू, किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी वहां मौसम काफी खतरनाक हो सकता है। पहाड़ों पर हर सीजन में ऐसे ही तस्वीरें दिखती हैं। बर्फबारी होते ही भीड़ पहुंच जाती है और हालात नियंत्रण से बाहर होने लगते हैं। इसीलिए आज हम आप सबको कुछ सलाह देना चाहते हैं, सरकार को कुछ सुझाव देना चाहते हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर वहां पर पहुंच गए हैं, खुद परेशान हो रहे हैं, अपने बच्चों को भी परेशान कर रहे हैं। तो किसी भी हिल स्टेशन की क्षमता के हिसाब से ही वहां एक दिन में तय संख्या में टूरिस्ट और गाड़ियों को जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। ये वहां के प्रशासन को इसे फॉलो करना चाहिए। सिर्फ उन्हीं लोगों को शहर में एंट्री मिलनी चाहिए जिनके पास होटल या होम स्टे में कंफर्म्ड बुकिंग है, यानी जिनके पास रहने की जगह है पहले से। जिनकी बुकिंग ना हो उन्हें शहर के बाहर ही रोक दिया जाना चाहिए। प्री ट्रैवल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि प्रशासन को यह पता रहे कि किस हिल स्टेशन पर कितने लोग आने वाले हैं और कितने वहां पहले से मौजूद हैं। हर हिल स्टेशन का एक टूरिस्ट हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए और वो भी काम करता हो, ताकि वहां जाने से पहले तमाम लोग वो पहले फोन करके ये पूछ सकें कि वहां पर हालात कैसे हैं, ठीक भी हैं या नहीं, हम आए या ना आए। और हिल स्टेशन पर ट्रैफिक जैम, मौसम और पार्किंग के बारे में रियल टाइम अपडेट्स लोगों को मिलने चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात यह कि अगर मौसम ख़राब होने वाला हो तो पहाड़ों की तरफ से जा रहे ट्रैफिक को पूरी तरीके से, जो पहाड़ों की तरफ ट्रैफिक जा रहा है उसे नीचे ही रोक देना चाहिए। सिर्फ सरकार ही नहीं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने लोगों की भी बनती है। बिना तैयारी के, बिना बुकिंग के, बिना कोई जानकारी लिए लोग पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं और फिर खुद के लिए भी खतरा बनते हैं, खुद को परेशान करते हैं और दूसरों को भी वो परेशान करते हैं। और जो लोग संगीत की दुनिया में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए इस समय की जो अभी अभी खबर आई है, बहुत बड़ी खबर है। मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने का ऐलान किया है और उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट लिखा है जिसमें वो देखिए वो कहते हैं, आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट आई एम नॉट गोइंग टू बी taking any assignments as a playback vocalist from now on. I am calling it a day और अब मैं इसके बाद प्लेबैक सिंगिंग नहीं करूंगा। प्लेबैक सिंगिंग से उन्होंने अलविदा ले लिया है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसका कारण क्या हो सकता है। अरिजीत सिंह आप जानते हैं बहुत सफल रहे हैं। उन्होंने हिंदी और दूसरी भाषाओं में 700 से ज़्यादा गाने गाए हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा में पहला गाना 2011 में फिल्म मर्डर 2 के लिए गाया था और उनके ज़्यादातर जो गाने हैं वो हमेशा बहुत लोकप्रिय रहे हैं। ख़ास तौर पर जो दर्द भरे गाने हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से गाते हैं। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि अरिजीत सिंह को ऐसा क्या हुआ कि वो इतनी जल्दी, अभी तो उनका बहुत समय बाकी था, उम्र भी कोई खास बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसा क्या हुआ कि वो इस समय अलविदा कहना चाहते हैं इतने अच्छे करियर को, इतने जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। तो मुझे जो लगता है वो ये, अरिजीत सिंह असल में बहुत सरल व्यक्ति हैं। वो बाकियों से हमेशा अलग रहे हैं। वो हमेशा उन्होंने अपने जो दोनों पैर हैं धरातल पर ही रखे हैं, आसमान में कभी उड़े नहीं। और जो उनकी पर्सनैलिटी अभी तक रही है, कई बार प्रसिद्धि और सफलता थकान लेकर आती है, वो अकेलापन लेकर आती है। बहुत सारे जो लोग हैं जो खास तौर पर क्रिएटिव लोग होते हैं वो इस सफलता में खो जाते हैं, वो थक जाते हैं और ये जो रेस है सफलता की लगातार, इसमें दौड़ते दौड़ते बहुत सारे कलाकार अब थकने लग जाते हैं। उनका जीवन सार्वजनिक हो जाता है, अपना कुछ बचता नहीं। और खुशी क्या है, सुकून क्या है, पहले ये सारे कलाकार सोचते थे कि एक दिन मैं जब सफल हो जाऊंगा तब मैं खुश रहूंगा, मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन सफलता की ऊंचाई पर, चोटी पर जाने के बाद भी फिर ये एहसास होता है कि यहाँ खुशी नहीं, यहाँ सुकून नहीं। और मुझे लगता है कि अरिजीत सिंह जैसे सफल और सरल व्यक्ति को शायद हो सकता है कि वो थक गए होंगे, दम घुटने लगा होगा और इसीलिए अब वो एक ब्रेक लेना चाहते हैं। हम भी एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हैं और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का, विकसित भारत का। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं
रिश्ते बनाए। हेलो, ये कॉल ट्राई से है। गैर कानूनी उपयोग के कारण आपका नंबर 2 घंटे में बंद हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 1 दबाएं। ये संभावित फ्रॉड कॉल है। ट्राई कभी भी आपको ऐसे कॉल नहीं करता। फ्रॉड का शिकार मत बनो और बचो। ऐसे फ्रॉड कॉल्स का इलाज है 1930 या साइबर क्राइम वेबसाइट या ट्राई डीएनडी ऐप के जरिए ऐसे कॉल्स को रिपोर्ट करो। याद रखो, कोई भी कॉल जो ट्राई के द्वारा नंबर बंद करने, टावर लगाने की परमिशन देने, डिजिटल गिरफ्तारी या बैंक अकाउंट की जांच करने की धमकी दे, वो फर्जी है। ट्राई ऐसा कॉल कभी नहीं करता। जालसाज हमेशा आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर सोचो, समझो, बचो और रिपोर्ट करो। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट। पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। हेलो, ये कॉल ट्राई से है। गैर कानूनी उपयोग के कारण आपका नंबर 2 घंटे में बंद हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 1 दबाएं। ये संभावित फ्रॉड कॉल है। ट्राई कभी भी आपको ऐसे कॉल नहीं करता। फ्रॉड का शिकार मत बनो और बचो। ऐसे फ्रॉड कॉल्स का इलाज है 1930 या साइबर क्राइम वेबसाइट या ट्राई डीएनडी ऐप के जरिए ऐसे कॉल्स को रिपोर्ट करो। याद रखो, कोई भी कॉल जो ट्राई के द्वारा नंबर बंद करने, टावर लगाने की परमिशन देने, डिजिटल गिरफ्तारी या बैंक अकाउंट की जांच करने की धमकी दे, वो फर्जी है। ट्राई ऐसा कॉल कभी नहीं करता। जालसाज हमेशा आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर सोचो, समझो, बचो और रिपोर्ट करो। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का, विकसित वायर का। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और गलत जगह बंधने से अच्छा है उम्र भर भटकते रहना। नमस्कार।